हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MK ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे देश की जहां पर आप इजीली वीज़ा ले सकते हो, वहां पर काम कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कंट्री है वो, पीसफुल कंट्री है वो। वहां पर आप जाके आराम से वर्क कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे देश की जहां पर जाकर आप आराम से आसानी से वीज़ा लेकर काम कर सकते हैं। चाहे किसी भी ट्रेड का पर्सन हो, ड्राइवर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, जो भी ट्रेड का वर्कर हो, आराम से काम कर सकता है। बस थोड़ी सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वहाँ पर आई होप कि आपको जरूर ना जरूर जवाब मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं रोमानिया कंट्री की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और उसकी जो भाषा है वो रोमानियन है और वहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो मिलती है यूरो में। तो दोस्तों, यूरो का रेट आप लोगों को सबको पता है। वैसे तो वहाँ कंट्री का जो करेंसी है वो है रोमानियन ल्यू। तो दोस्तों, जो सैलरी वहाँ पर मैक्सिमम मिलती है वो यूरो में ही मिलती है और यूरो का रेट आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम वहाँ के परमिट की। वहाँ का कौन कौन सा हम लोग परमिट ले सकते हैं। वहाँ पर सबसे पहले आता है परमानेंट एम्प्लॉयज़ परमिट, उसके बाद आता है ट्रेनिंग वर्कर परमिट, फिर सीजनल वर्कर परमिट, फिर क्रॉस बॉर्डर वर्कर परमिट, हाई क्वालिफाइड वर्कर परमिट, डिप्लॉयड वर्कर परमिट, ICT वर्कर परमिट, EU पीयर वर्कर परमिट। तो दोस्तों, ये वर्क परमिट वहाँ पर हम लोगों को मिलते हैं, बट हम वहाँ पर जाके लॉन्ग काम करना चाहते हैं तो इसलिए हम लोगों को मैक्सिमम परमानेंट एम्प्लॉय वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी कम से कम 2 साल, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, उससे कम भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हम वहाँ पर जाके अच्छा पैसा कमा सकें इसलिए हम लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जो आजकल वर्क परमिट चल रहे हैं, एक तो परमानेंट एम्प्लॉय वर्क परमिट मैंने आप लोगों को बता दिया, एक सीजनल वर्क परमिट और एक हाई क्वालिफाइड वर्क परमिट। तो दोस्तों, सबसे जो परमानेंट वर्क परमिट है वो तो हम लोगों को वहाँ पर कंटिन्यूटी वर्क करना पड़ता है, 2 साल 3 साल 4 साल, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं परमानेंट एम्प्लॉय वर्क परमिट। सीजनल वर्कर परमिट, जैसे कि हमारे वहाँ पर खेती बाड़ी का काम है, जो सीजनल वर्क वहाँ पर चलते हैं, 6 महीने चलते हैं, 3 महीने चलते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं, फिर 3 महीने के बाद चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो वो सीजनल वर्क परमिट वर्कर को मिलता है, जो कि वहाँ 3-4 से लेकर 6 महीने तक काम करता है। 6 महीने वहाँ वर्क करेगा, 6 महीने हमारी कंट्री में काम करेगा। जितना टाइम का वहाँ पर वर्क होता है उतना टाइम वहाँ पर वर्क करने के बाद वापस वो अपनी कंट्री में आ जाता है। एक हाई क्वालिफाइड वर्क परमिट, जो कि बहुत ही हाई क्वालिफाइड वर्कर होते हैं, जिनके पास डिग्रियाँ होती हैं और उन्होंने कम से कम 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस लिया होता है अपने ट्रेड में, और वो वहाँ पर जाके वर्क कर सकते हैं। उनको बोलते हैं हाई क्वालिफाइड वर्कर। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बीच बीच में से निकाल के अच्छी अच्छी नॉलेज आपको बता दी। बाकी आपने बहुत डीपली पढ़ना है तो मैं इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप आराम से पढ़ सकते हैं कि हम लोगों को वहाँ पर कौन सा वर्क परमिट चाहिए, उसके हिसाब से आप पूरी स्टडी कर सकते हैं। बाकी आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है उनके जॉब पोर्टल मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आराम से आप एम्प्लॉयज़ को ढूंढिए, अपने ट्रेड के मुताबिक वहाँ पे कंपनी को ढूंढिए, वहाँ पर अपने रिज्यूम कवरेज लेटर के साथ सेंड कीजिए। एकदम ही हाइपर मत हो जाना, एकदम ही जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं, कईयों के 7-7 महीने भी लग जाते हैं, 1.5 साल में भी उनके रिप्लाई आते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, फिर आपको ज़रूर कंपनी की तरफ से कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आराम से जो मैं लिंक दिए वहाँ पर खोलिए, अपने ट्रेड के काम को चेक कीजिए, वहाँ पर वैकेंसी को चेक कीजिए, उस वैकेंसीज को ओपन कीजिए। उन्होंने जो वैकेंसीज के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसमें क्या क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, आपके पास है तो आप बेधड़क होकर आप भेज सकते हैं। और आगे बात ये, जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम में पक्का आप पूरा सब कुछ लिखिए, अपना नाम, अपने किस कंट्री के हो, अपना एड्रेस, सब कुछ लिखिए। वहाँ पर सबसे ज़रूरी होती है आपकी क्वालिफिकेशन ज़रूर लिखिए। उसके बाद आपका वर्क ज़रूर लिखना है। वहाँ पर भी मैंने इस कंपनी में, फलाना कंपनी में इतने साल वर्क किया है, मैंने इस कंपनी में इतने साल वर्क किया है, मैंने इतने साल वर्क किया, वो आपने एक्सपीरियंस ज़रूर लिखना हो। तो दोस्तों, जैसे ही एम्प्लॉयर्स को आपका रिज्यूम मिलता है और आपके
काम को देखता है रिज्यूम के थ्रू कि आपने बहुत अच्छी नॉलेज ली है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, तो आपको वो ऑफ़र लेटर देता है। ऑफ़र लेटर देने के बाद फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगता है। जो डॉक्यूमेंट वो मांगता है, आपकी लिस्ट आपको देता है। वो 30 दिन के अंदर अंदर आपने एम्प्लॉयज़ को भेजनी होती है, कंपनी को भेजनी होती है। वो डॉक्यूमेंट लेकर जनरल इंस्पेक्टर्स ऑफ इमिग्रेशन में जाता है। वो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। फिर वो उसको एक टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि वो टैक्स पे भी करता है, फिर आपकी फ़ीस भी पे करता है। मैक्सिमम वो क्या करता है कि जो फ़ीस पे करता है वो जो वहाँ का वर्कर है उससे मंगवाता है कि आप इतने डॉलर मेरे को या इतने यूरो मेरे को सेंड कर दीजिए, मैंने फ़ीस भरनी है। जैसे ही आप वहाँ पर जाते हो तो वो आप ने जितनी फ़ीस आपने भरी होती है वो आपको रिटर्न कर देता है। क्योंकि वो इसलिए आप लोगों से फ़ीस मंगवाता है कि अगर मैंने आपका वर्क परमिट सैंक्शन करवा दिया अपनी तरफ से फ़ीस भर कर, कई बार क्या होता है कि एक वर्कर का प्लान चेंज हो जाता है, वो नहीं जाता है, तो उसकी जो फ़ीस लगी होती है, उसके पैसे जो लगे होते हैं वो डूब जाते हैं। इसलिए एम्प्लॉयर वो वर्कर से ही पैसे मंगवाता है। जब वर्कर वहाँ काम पर पहुँच जाता है फिर उसके बाद वो वहाँ पर उसको पैसे वापस कर देता है, कंपनी वापस कर देती है पैसे। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने होते हैं कि आपका पासपोर्ट, आपकी 4 फ़ोटो बैकग्राउंड वाइट में, आपका पीसीसी मांगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, जो जो लिस्ट बनी होती है वो उस हिसाब से आप सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर स्कैन करके भेजने होते हैं। तो आप स्कैन करके वहाँ पर ज़रूर भेजें। तो जो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर आप जितना डॉक्यूमेंट आपसे छूट जाएगा तो वो फिर आपको वीज़ा लेने में बड़ी दिक्कत आएगी। आपका वीज़ा लग जाता है और वहाँ पर आप चले जाते हो, तो वहाँ पर रहने सहने के लिए आप अगर 4-5 पर्सन हो, इकट्ठे ही एक रूम लिया हुआ है, तो आपका जो खर्चा है मैक्सिमम 80 से 90 यूरो का खर्चा आता है। अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, वन रूम सेट अलग से लेना चाहते हो, तो उसका कोई 250 से लेकर 350-400 यूरो तक खर्चा आता है। बाकी वो आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है, आपको सैलरी कितनी मिलती है। अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो आप एक रूम लेके भी रह सकते हो। अगर आपको सैलरी कम मिलती है तो आप अपने रूम को शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि आपका वहाँ पर खर्चा कम हो जाए। तो दोस्तों ये है रोमानिया की जानकारी। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।